गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 के माध्यम से कक्षा 12 12 साइंस का 11वां लेसन, जिसका नाम है अल्कोहल फिनोल ईथर, उस लेसन में जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो टॉपिक है अल्कोहल का नामकरण। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर 1 में ये चैप्टर शुरू किया था अल्कोहल फिनोल ईथर, और उसमें मैंने इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है अल्कोहल, उसका जनरल इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन यानी उसका परिचय और वर्गीकरण, वो टॉपिक लेक्चर 1 में क्लियर किया था। तो अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे उस पिछले लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप उस लिंक को ओपन कर उस लेक्चर 1 की वीडियो को क्लियर कीजिए, ताकि मेरे आज के इस लेक्चर 2 की जो वीडियो है यानी अल्कोहल के नामकरण की, वो आपको क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अल्कोहल के नामकरण पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अल्कोहल का सामान्य सूत्र अपने क्या लिखते हैं, ROH। और अल्कोहल के नामकरण की जो 2 विधियां हमारे बोर्ड पाठ्यक्रम में शामिल हैं वो है, एक तो सामान्य पद्धति यानी सामान्य विधि, जिसे हम पुरानी पद्धति कहते हैं, और दूसरी पद्धति है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अल्कोहल के नामकरण की ये 2 निम्न पद्धतियां यानी सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति, ये आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। यानी अल्कोहल का नामकरण सामान्य पद्धति से कैसे किया जाता है और IUPAC पद्धति से कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे पहले सामान्य पद्धति को। तो अल्कोहल के नामकरण की कौन सी पद्धति पढ़ेंगे, सामान्य पद्धति या पुरानी पद्धति। तो देखिए स्टूडेंट, अल्कोहल का सामान्य सूत्र हम क्या लिखते हैं, ROH। तो जब अल्कोहल का सामान्य पद्धति में नामकरण करना है तो अल्कोहल में उपस्थित जो R भाग है, R भाग यहां एल्किल भाग है, और OH ये जो भाग है यहां अल्कोहल भाग है। तो सामान्य पद्धति में जब ROH का नाम लिखेंगे, अपने अल्कोहल का नाम लिखेंगे, तो R समूह के लिए एल्किल पूर्व लगन और OH समूह के लिए अनुलगन अल्कोहल लिखेंगे। यानी पूर्व लगन और अनुलगन इन दोनों को जोड़कर अल्कोहल का नाम, ROH का नाम क्या लिखेंगे, एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल। और ये जो एल्किल है ये एक रेडिकल है, एक मूलक है, और हमें एल्केन की जो मूलक हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे उदाहरण आएंगे वैसे वैसे मैं आपको यहां क्लियर कर दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अल्कोहल का जो नामकरण है सामान्य पद्धति में क्या लिखेंगे, एल्किल अल्कोहल। एल्किल इसमें पूर्व लगन रहेगा और अल्कोहल इसमें अनुलगन रहेगा। यानी R भाग के लिए हमें एल्किल पूर्व लगन शब्द देना है, और OH जो कि एक क्रियात्मक समूह है उसके लिए अल्कोहल अनुलगन शब्द देना है, और उन दोनों को जोड़कर नाम क्या बनाना है, एल्किल अल्कोहल। अब उदाहरण के तौर पर देखें CH3OH। इस अल्कोहल का जब हमें नाम लिखना है तो इसमें एल्किल भाग, ये भाग कौन सा है, मेथिल है। यानी मेथेन का एक संयोजी मूलक मेथिल होता है, तो ये मेथिल है और ये भाग अल्कोहल है। तो इन दोनों को जोड़कर नाम क्या बनाएंगे, मेथिल प्लस अल्कोहल यानी मेथिल अल्कोहल। नेक्स्ट चलते हैं CH3CH2OH, इसके नामकरण पर। तो इसमें ये जो भाग अपने को दिखाई दे रहा है CH3CH2, ये एथिल मूलक है, यानी एथेन का एक संयोजी एल्किल मूलक। कौन सा है ये, एथिल। तो एथिल प्लस अल्कोहल क्या नाम बनेगा इसका, एथिल अल्कोहल। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट ये एग्जांपल CH3CH2CH2OH। इस एग्जांपल में ये जो मूलक हमें दिखाई दे रहा है, ये मूलक कौन सा है, एन प्रोपिल। क्या है ये, एन प्रोपिल। प्रोपेन के जो एल्किल मूलक होते हैं वो 2 होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो एन प्रोपिल होता है
और दूसरा होता है आइसोप्रोपिल। ये है आइसोप्रोपिल, और आइसोप्रोपिल में यहां मैं OH जोड़ दूं तो इस एल्कोहल का नाम एन प्रोपिल, और आइसोप्रोपिल में OH जोड़ दिए जाने पर इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम है एन प्रोपिल एल्कोहल। तो देखिए स्टूडेंट, CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम क्या है, एन प्रोपिल एल्कोहल, क्योंकि इसमें ये मूलक कौन सा है, एन प्रोपिल। और CH3 की होल 2 CHOH, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसमें ये जो मूलक है CH3 CH3, ये जो मूलक हमें दिखाई दे रहा है, ये मूलक कौन सा है, आइसोप्रोपिल है। तो इसलिए इस अल्कोहल का नाम क्या है सामान्य पद्धति में, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब आगे उदाहरण देखें हम, CH3 CH2 CH2 CH2OH। इस एल्कोहल में ये जो मूलक है CH3 CH2 CH2 CH2, ये किसका मूलक है, ब्यूटेन का एक संयोजी। और ब्यूटेन के चूंकि दो समावयवी होते हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन से दो मूलक प्राप्त होते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल और द्वितीयक ब्यूटिल। इसी प्रकार आइसोब्यूटेन से हमें दो मूलक प्राप्त होते हैं, आइसोब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। तो ये जो मूलक है इसका नाम है एन ब्यूटिल। क्या नाम है इसका, एन ब्यूटिल। एन ब्यूटिल प्लस एल्कोहल, तो इस यौगिक का नाम क्या बन जाएगा, एन ब्यूटिल एल्कोहल। तो आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। एल्कोहल के सामान्य नामकरण में अन्य एग्जांपल शामिल कर रहे हैं हम। CH3 CHOH CH2 CH3। इस एल्कोहल का जब हम नाम लिखेंगे तो इसमें ये जो मूलक है, ये मूलक कौन सा है, ये मूलक है द्वितीयक ब्यूटिल, यानी 2 डिग्री ब्यूटिल। और साथ में OH ग्रुप जुड़ा है, तो उस पूरे यौगिक का नाम क्या हो गया, 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। सामान्य पद्धति में इसका नाम क्या होगा, 2 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। अब आगे बढ़े, CH3 CH3 CH2OH। इस एल्कोहल का नाम जब हम लिखेंगे तो इसमें मूलक कौन सा है, यहां ये है आइसोब्यूटिल। तो इस एल्कोहल का नाम क्या होगा, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, CH3 की होल 3 COH, यानी इस CH3 की होल 3 COH को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो ये जो कंपाउंड है एल्कोहल का, इसका नाम सामान्य पद्धति में क्या होगा, तो एल्किल मूलक यहां पर ये कौन सा है, तृतीयक ब्यूटिल है, यानी 3 डिग्री ब्यूटिल ये मूलक है। और OH के लिए क्या जोड़ना है, अनुलग्न एल्कोहल। तो इस एल्कोहल का नाम क्या होगा, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल या तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसके अलावा स्टूडेंट, ये तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल थे। अब हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एक उदाहरण लेते हैं, CH2OH CH2OH। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं उन्हें सामान्यतया हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल बोलते हैं। तो 2 OH है, तो इस यौगिक के नाम के अंत में ग्लाइकोल आएगा सामान्य पद्धति में। और यहां पर जो ये मूलक है, ये एल्केन का द्विसंयोजी मूलक है, ठीक है, जिसे हम एल्केन के द्विसंयोजी मूलक के रूप में एल्काइलिन बोलेंगे। तो ये चूंकि एथेन का द्विसंयोजी मूलक है, तो इसका नाम है एथाइलिन। एथाइलिन और 2 OH समूह यानी डाइहाइड्रिक होने पर उसे सामान्य पद्धति में क्या बोलेंगे, ग्लाइकोल बोलेंगे। तो इस यौगिक का नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक इसी प्रकार हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का एक उदाहरण लेते हैं। ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है, तो इसे हम सामान्य पद्धति में क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन बोलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम ये एल्कोहल के वर्गीकरण में जान चुके हैं कि जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं उन्हें सामान्य पद्धति में हम ग्लाइकोल कहते हैं, और जो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं उन्हें सामान्य पद्धति में ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कहा जाता है। तो ये एल्कोहल के सामान्य नामकरण की जो पद्धति है उनमें ये कुछ उदाहरण थे जो हमने क्लियर किए, ये क्लियर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एल्कोहल के नामकरण की जो दूसरी पद्धति है IUPAC, वो क्लियर करेंगे।
एल्कोहल के नामकरण की कौन सी पद्धति? IUPAC पद्धति। अब देखिए एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या लिखते हैं हम? ROH। तो जब हमें एल्कोहल के नामकरण की IUPAC पद्धति क्लियर करनी है तो हमें कुछ जो नियम है IUPAC से संबंधित वो भी क्लियर होने चाहिए कि जब किसी भी यौगिक, कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण करते हैं तो सर्वप्रथम उसमें एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, और यदि उस कार्बन श्रृंखला में द्विबंध अथवा त्रिबंध है तो द्विबंध या त्रिबंध वाले कार्बन को न्यूनतम अंक देने का प्रयास करते हैं, और उसके साथ यदि कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो क्रियात्मक समूह के कार्बन को न्यूनतम अंक दिया जाता है, और यदि क्रियात्मक समूह में कोई कार्बन होता है तो श्रृंखला का क्रमांकन उसके कार्बन से करते हैं। ये कुछ IUPAC के नियम हैं जो कि आपने पिछली कक्षा 11वीं में पढ़े होंगे। तो स्टूडेंट उसी क्रम में हम एल्कोहल के नामकरण की IUPAC पद्धति स्टार्ट कर रहे हैं। तो एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो ROH होता है, और IUPAC में इस R भाग के लिए हम क्या लिखेंगे? पूर्व लगन एल्केन लिखेंगे, और OH जो क्रियात्मक समूह है एल्कोहल, इसके लिए अनुलगन क्या लिखेंगे? ओल। ये जो एल्केन है ये एक प्रकार से प्रीफिक्स है यानी पूर्व लगन है, और ये जो ओल है ये एक प्रकार से सफिक्स यानी अनुलगन है। तो IUPAC पद्धति में एल्कोहल का जब हम नाम लिखेंगे ROH का तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? R भाग के लिए एल्केन और OH के लिए ओल, यानी एल्केन पूर्व लगन रहेगा और ओल क्या रहेगा? अनुलगन। इन दोनों को जोड़कर नाम क्या बनाएंगे? एल्केनॉल। एल्केनॉल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां जब मैंने एल्केन प्लस ओल को जोड़ा है तो एल्केन के नाम का अंतिम अक्षर E, इसको मैंने यहां से हटा दिया जोड़ते समय। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब OH समूह एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला में एक नंबर कार्बन पर उपस्थित हो, यानी जिस कार्बन पर OH समूह जुड़ा है उस कार्बन को हम न्यूनतम अंक प्रदान कर रहे हैं यानी एक नंबर दे रहे हैं, तो उस एल्कोहल का नाम लिखते समय एल्केन के नाम का अंतिम अक्षर E हमें हटा देना है। कब? जब उस एल्कोहल में कोई अन्य प्रतिस्थापित समूह या द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित नहीं है, और यदि एल्कोहल में OH समूह एक नंबर कार्बन के अलावा कहीं पर भी उपस्थित हो, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कार्बन पर, इसके साथ साथ यदि वो एक नंबर पर है और साथ में कोई प्रतिस्थापी या द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है, तो एल्कोहल के नामकरण में IUPAC नामकरण में एल्केन के नाम का अंतिम अक्षर E नहीं हटेगा, उसको वैसे का वैसा रखेंगे। इस बात को हम थोड़ा क्लियर करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो देखिए स्टूडेंट्स, एल्कोहल का जो नाम है IUPAC पद्धति में क्या लिखेंगे? एल्केन प्लस ऑल यानी एल्केनॉल। अब उदाहरण देखते हैं CH3OH। इस एल्कोहल का हमें नाम लिखना है तो ये जो भाग है ये भाग क्या है? मेथेन, क्योंकि हमें इस R भाग को क्या लिखना है? IUPAC पद्धति में एल्केन लिखना है, तो ये भाग यहां कौन सा है? मेथेन है, और ये OH के लिए क्या लगाना है? ओल। अब देखिए चूंकि OH एक ही कार्बन पे जुड़ा है, यानी जिस कार्बन पे जुड़ा है वो एक कार्बन है और आगे उससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस OH ग्रुप के कार्बन को एक नंबर ही मिलेगा क्योंकि इस श्रृंखला में एक ही कार्बन उपस्थित है। तो मेथेन प्लस ऑल, इसका नाम क्या बनेगा? मेथेनॉल। अब हम आगे बढ़ते हैं CH3CH2OH, इस एल्कोहल के नामकरण पर चलते हैं। तो देखिए OH ग्रुप एक नंबर कार्बन पे यहां जुड़ा है और अन्य कोई प्रतिस्थापी द्विबंध त्रिबंध इसमें उपस्थित नहीं है, या कोई अन्य क्रियात्मक समूह इसमें उपस्थित नहीं है, तो इस एल्कोहल का जब नाम लिखेंगे तो इस भाग के लिए हमने क्या लिखना है? एथेन लिखना है। एथेन प्लस ऑल, इसका नाम क्या बन जाएगा? एथेनॉल। इसके बाद अन्य एग्जांपल पे चलें, CH3 CH2 CH2OH
और CH3 CHOH CH3। देखिए अब ये दो अल्कोहल हैं, इनमें पहले अल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन को हमने 1 नंबर दिया है, और यहां OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन को हमने 2 नंबर दिया है। तो यहां इस अल्कोहल का जब नाम लिखेंगे तो इसमें इसका नाम लिखेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेन प्लस ऑल, क्योंकि OH ग्रुप 1 नंबर कार्बन पे उपस्थित है और 1 नंबर कार्बन पे उपस्थित है तो उस कार्बन की स्थिति बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्य इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह, कोई क्रियात्मक समूह या कोई द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित नहीं है। लेकिन इस अल्कोहल में चूंकि OH समूह 1 नंबर कार्बन पे उपस्थित नहीं है, किस कार्बन पे उपस्थित है? 2 नंबर पे। तो इस 2 नंबर कार्बन की स्थिति हमें इस अल्कोहल के नामकरण में शामिल करनी पड़ेगी ऑल से पहले। तो इस अल्कोहल का नाम क्या होगा? प्रोपेन 2 ऑल। अब देखिए यहां प्रोपेन के नाम का अंतिम अक्षर ई मैंने हटा दिया और यहां नहीं हटाया है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जब एल्केन में सफिक्स ऑल जोड़ेंगे, IUPAC पद्धति में एल्केन के नाम में ऑल जोड़ेंगे तो एल्केन के नाम का अंतिम अक्षर ई कब हटेगा और कब नहीं हटेगा? कब हटेगा? जब OH ग्रुप 1 नंबर कार्बन पे उपस्थित है और उस अल्कोहल में कोई प्रतिस्थापी समूह या कोई द्विबंध या कोई त्रिबंध उपस्थित नहीं है। उस समय एल्केन के नाम का अंतिम अक्षर ई हट जाएगा, और जब नहीं हटेगा इसका मतलब उस अल्कोहल में OH समूह कार्बन श्रृंखला में 1 नंबर कार्बन उपस्थित नहीं है, अथवा उस कार्बन श्रृंखला में कोई अन्य प्रतिस्थापी समूह द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है। जैसे कि इन दोनों एग्जाम्पल से हमने ये बात क्लियर की है। इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि OH समूह 1 नंबर कार्बन पे उपस्थित है और अन्य कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए इस अल्कोहल का नाम हमने क्या लिखा? प्रोपेनॉल। और इसका नाम हमने क्या लिखा? प्रोपेन 2 ऑल, या इसे 2 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2OH। इस अल्कोहल का नाम क्या होगा? ब्यूटेन प्लस ऑल, यानी ब्यूटेनॉल। फिर नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CHOH CH2 CH3। इस अल्कोहल का नाम क्या होगा? ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन प्लस ऑल कहां है? 2 नंबर कार्बन पे, यानी OH ग्रुप जिसके लिए हमने सफिक्स ऑल लगाना है वो OH ग्रुप किस कार्बन पे उपस्थित है? 2 नंबर पे, तो ब्यूटेन 2 ऑल। फिर नेक्स्ट देखिए CH3 CH CH3 CH2OH। इस अल्कोहल का हमें नाम लिखना है तो इसमें सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेंगे और OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा उस कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे। तो यहां OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा उसको 1 नंबर मिला, उसके साथ इस कार्बन को 2 नंबर जिस पर कि एक प्रतिस्थापी मेथिल उपस्थित है। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे 2 मेथिल, उसकी स्थिति देते हुए 2 मेथिल, और ये क्या है? प्रोपेन 1 ऑल। तो ये जो यौगिक है CH3 और CH पे क्या आगे? CH2OH। इस अल्कोहल का नाम IUPAC पद्धति में हम क्या लिखेंगे? 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। अब आगे बढ़ते हैं। CH3 की होल 3 COH। इस अल्कोहल का नाम IUPAC पद्धति में जब हम लिखेंगे तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे और OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा उस कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे, यानी उस कार्बन को 2 नंबर मिलेगा, और उसी कार्बन पे एक प्रतिस्थापी भी उपस्थित है मेथिल। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलों की बात भी कर लेते हैं। देखिए ये है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो जो डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उनमें अल्कोहल का जब नामकरण करते हैं तो OH समूहों की संख्या 2 होने पर, डाई 3 होने पर, ट्राई 4 होने पर, टेट्रा 5 होने पर, पेंटा 6 होने पर, हेक्सा आदि ऑल से पहले ये पूर्वलग्न शब्द जोड़े जाते हैं और OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन की स्थिति को भी
उनके नामकरण में शामिल करते हैं। तो देखिए इस एल्कोहल का जब IUPAC नाम हमें लिखना है तो इसमें पहले आर भाग, जो आर भाग यानी एल्केन भाग था इसमें, वो कौन सा है? वो है इसमें एथेन। तो लिखेंगे एथेन पहले। अब एथेन में दो OH जुड़े हैं, कौन कौन से कार्बन पर? 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन पर। तो एथेन 1 2। अब दोनों OH समूह एक जैसे हैं तो इसके नाम से पहले डाई लगाएंगे और OH के लिए हम क्या अणु लगा देते हैं? ऑल। तो इस यौगिक का IUPAC नाम क्या बनेगा? एथेन 1 2 डाई ऑल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में हमें 3 OH समूह दिख रहे हैं और तीनों OH समूह जो R भाग पर जुड़े हैं वो R भाग कौन सा है? प्रोपेन का है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। इस ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल है। CH3 CHOH CHOH CH2OH। इसी प्रकार CH2OH CHOH CHOH CH2OH। अब ये मैंने 2 उदाहरण लिए स्टूडेंट्स, 1 नंबर और 2 नंबर। अब अगर आपको मेरे इस लेक्चर में IUPAC नामकरण की ये जो वीडियो है वो इजी लगी है या आपको ये वीडियो समझ आ चुकी है, ये लेक्चर समझ आ चुका है, तो आप इस एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 का IUPAC नाम क्या होगा वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरा ये लेक्चर आपको कितना समझ आया है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे इस लेक्चर को आप लाइक कर